India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी नेता ने ईडी निदेशक के कार्यकाल विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की। कहा, फैसला असंवैधानिक और मनमाना है। कार्यकाल विस्तार नोटिफिकेशन पर तुरंत लगे रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द किया जिसमें न्यायाधीशों को अपनी निजी विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने कहा, यह न्यायाधीशों के निजता के अधिकारों का भी है उल्लंघन। अनिल देशमुख की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने की खारिज। सीबीआई ने ली अनिल देशमुख की हिरासत। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने सुनवाई से खुद को अलग किया। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बुधवार को स्थगित। कोर्ट ने पूछा, क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह पूछ सकते हैं? India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में साकेत गोखले ने प्रवर्तन निदेशालय के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में गोखले ने दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अवैध है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में साकेत गोखले ने सरकार के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में गोखले ने दावा किया है कि केंद्र सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अमान्य है। ये कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के निदेशक को कार्यकाल का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि मिश्रा ने साल 2018, 2019 और 2020 के लिए अपने वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न या आईपीआर को समय पर अपलोड नहीं किया था, जो अधिकारियों की सतर्कता मंजूरी के कारकों में से एक है। याचिका में अदालत के फैसले को न्याय के हित में भारत के संविधान के लिए असंवैधानिक, मनमाना और विपरीत और सरकार द्वारा संविधान से धोखाधड़ी बताते हुए विस्तार देने वाले नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश जाहिर तौर पर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के मामले में 8 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन कहा था कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जा सकता। हालांकि अदालत ने कहा था कि दुर्लभ और असाधारण मामलों में विस्तार दिया जा सकता है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ पहले ही 3 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका वकील ML शर्मा ने दाखिल की है। याचिका में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सदन में बहुमत के बिना सरकार को कोई अध्यादेश जारी करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक याचिका दाखिल की है और अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर विवाहित बेटी को भी नौकरी दी जा सकती है, बशर्ते मां पिता ऐसे करने के इच्छुक हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि सिर्फ बेटी होना अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए पर्याप्त नहीं है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने एक विवाहित बेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने पिता की मौत के बाद अनुकंपा पर नौकरी की मांग की थी। 17 जुलाई 2013 में डीएसपी पद पर तैनात उसके पिता जितेंद्र सिंह भदौरिया की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता महिला सुरभि भदौरिया की ओर से पेश वकील दुष्यंत पराशर ने पीठ के समक्ष कर्नाटक राज्य बनाम सीएन अपूर्वा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि उस फैसले के आधार पर शादीशुदा बेटी भी अनुकंपा पर नौकरी पाने की हकदार है। इस पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा है कि योजना के रूल 2.2 के अनुसार अनुकंपा पर नौकरी के लिए सवाईवर मां पिता से नाम को हरी झंडी मिलनी चाहिए, लेकिन इस मामले में विवाहित बेटी को अनुकंपा पर नौकरी के लिए मां की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। इस पर वकील पराशर ने कहा कि विवाहित बेटी को अनुकंपा पर नौकरी के लिए उसकी मां की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मौजूद प्रावधान के तहत इस व्यक्तिगत अधिकार के तौर पर अनुकंपा पर नौकरी की मांग कर सकती है। उन्होंने कहा कि मां ने उसके नाम को इसलिए मंजूरी नहीं दी क्योंकि याचिकाकर्ता विवाहित बेटी ने अचल संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हुए एक मामला दायर कर रखा था। पराशर ने कहा कि याचिकाकर्ता का भाई पेशे से वकील है और वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है। याचिकाकर्ता परिवार में सबसे बड़ी है, इसीलिए उसकी मां को उसके दावे पर आपत्ति नहीं हो सकती है। हालांकि पीठ पराशर की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई और याचिका को खारिज कर दिया। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह उन संपत्तियों के संबंध में एक तंत्र के साथ आएगी जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत परिभाषित अपराध की आय है, लेकिन दिवाला और दिवालियापन संहिता या आईबीसी के तहत दिवालिया प्रक्रिया में एक नए मालिक द्वारा खरीदी गई है। इसमें शामिल सवाल ये है कि क्या उन मामलों में जहां संपत्ति को मूल मालिक द्वारा धन शोधन के माध्यम से हासिल किया गया है, क्या प्रवर्तन निदेशालय ऐसी संपत्ति को आईबीसी प्रक्रिया के तहत एक नए मालिक द्वारा खरीदे जाने के बाद जब्त कर सकता है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ को सूचित किया कि दो मंत्रालयों के बीच विचारों में भिन्नता है जिसे वो पाटने की कोशिश कर रहे हैं और संसद के चालू सत्र के बाद सरकार एक तंत्र बनाएगी। सीजेआई ने इस सवाल के जवाब में ये प्रस्तुतियां दी गईं कि क्या एक नया खरीदार जिसने केवल नीलामी में रखी गई संपत्ति खरीदी है पर पिछले मालिक के दुर्व्यवहार के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। सीजेआई ने टिप्पणी की कि तीसरे पक्ष ने नीलामी में इसे खरीदा है, अब आप तीसरे पक्ष पर भी मुकदमा चलाना चाहते हैं। समस्या ये है कि सामान्य ज्ञान के अनुसार यदि आप उनका शिकार करते हैं तो कोई भी खरीदने के लिए नहीं आएगा। एसजी ने कहा कि ये हमारी चिंता है, ये सरकार की चिंता है कि ये संहिता के पूरे उद्देश्य को हरा देती है। एसजी मेहता ने मंत्रालयों को बैठने और निर्णय लेने के लिए समय मांगा और अदालत को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को हल किया जाएगा। पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है। ये मामला भूषण पावर एंड स्टील की दिवाला प्रक्रिया से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने द्वारका जिले के पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई का निर्देश देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं, अदालत ने मामले में आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पुलिस ने तर्क रखा कि ईमानदार अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई भी निर्देश अपराध से ग्रस्त जिले में पुलिस के लिए काम करना न केवल मुश्किल होगा बल्कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उन अधिकारियों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 सितंबर तय की है। अतिरिक्त डीसीपी द्वारका जिले ने 24 मार्च 2022 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारका कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है। पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील अवि सिंह ने तर्क दिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने 3 अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। संबंधित जज ने एक सामान्य आदेश के माध्यम से सभी अभियुक्तों को उनके पूर्ववृत्त वसूली संबंधी अपराध में उनकी संलिप्तता के दायरे पर विचार किए बिना जमानत दे दी। अदालत ने उनके तर्क सुनने के बाद माना कि आरोपियों को 19 अक्टूबर 2021 को पहली बार रिमांड पर भेजा गया।
और उन्होंने संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिसकर्मियों पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। इसके बाद कई बार उनकी पेशी हुई और कभी भी प्रताड़ना या किसी अन्य प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया। आरोपियों ने पहली बार 9 मार्च 2022 को जमानत पर सुनवाई के दौरान अपनी हत्या का प्रयास सहित कई आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने आधार से चल अचल संपत्ति को जोड़ने के मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में 14 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वह भ्रष्टाचार को रोकने और अवैध तरीकों से बनाई गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए उचित कदम उठाए। जनहित याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार, कालाधन और बेनामी लेन देन को रोकने के लिए आधार नंबर के साथ नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को जोड़ने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने 2016 में बेनामी लेन देन पर रोक लगाने के लिए 2016 में बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 पारित किया था। इसके तहत बेनामी लेन देन करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। केंद्र की मौजूदा सरकार ने इस कानून में संशोधन के लिए साल 2015 में संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव किया। अगस्त 2015 में संसद ने इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी थी। बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस संशोधन को हरी झंडी दे दी। अब इसी अधिनियम को और पुख्ता और कारगर बनाने के लिए संपत्ति को आधार से जोड़े जाने की मांग उठाई जा रही है। बेनामी संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपदा जिसका खरीदार यानी कीमत भुगतान करने वाला कोई और हो, लेकिन नाम किसी और का हो, यानी आयकर और अन्य करों से बेचने के लिए यह गड़बड़ झाला किया जाता है। इस तिकड़म के बावजूद भविष्य में इस संपत्ति का लाभ भुगतान करने वाला ही लेता है। ऐसे में लोग अपने खास विश्वस्त परिजनों या फिर दोस्तों और नौकर चाकर के नाम से भी चल अचल संपत्ति खरीद लेते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें न्यायाधीशों को अपनी निजी विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य किया गया था। कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों के निजता के अधिकारों का भी है उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्यायाधीशों के उच्च पदों को देखते हुए ये फैसला अनुचित था। न्यायालय विदेश मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अमन वाचर द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें उस फैसले का विरोध किया गया था जिसमें न्यायाधीशों को उनकी विदेश यात्राओं के लिए राजनीतिक मंजूरी जरूरी की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसी के आवेदन को कथित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग रख लिया। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से अपनी हिरासत में लिया, जहां वे वर्तमान में बंद हैं। केंद्रीय एजेंसी ने उनके खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया था। देशमुख ने एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सीबीआई के आवेदन की अनुमति दी थी और मुंबई में आर्थर रोड जेल के अधीक्षक को सीबीआई जांच अधिकारी को अपने हिरासत में सौंपने का निर्देश दिया था। जज ने देशमुख के वकीलों से कहा कि वे अपनी याचिका को दूसरी बेंच के सामने रखे। उनके वकील न्यायमूर्ति पीडी नाइक की पीठ के समक्ष उनकी याचिका का उल्लेख कर सकते हैं। देशमुख ईडी की कस्टडी में थे और सेशन कोर्ट ने उनकी कस्टडी सीबीआई को देने का आदेश दिया था। इसी आदेश को चैलेंज करते हुए देशमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देशमुख के वकील आज दोपहर को जस्टिस प्रकाश नाइक की बेंच के सामने अपनी याचिका सुनवाई के लिए जाने की कोशिश करेंगे। वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने 37 वर्षीय एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम या पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया और 25 साल की जेल की सजा सुनाई। अब उसे अपनी किशोरी बेटी के साथ की गई बलात्कार करने का दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश भारती काले की राय थी कि आरोपी अपने जघन्य अपराध के लिए नरमी का पात्र नहीं है। कोर्ट ने कहा, एक पिता सुरक्षा, विश्वास और प्रेम की नींव रखता है। एक पिता अपनी बेटी के जीवन को सुरक्षित बनाता है और उसे चोटिल होने से बचाता है, लेकिन पीड़िता के पिता ने खुद उसे अथाह पीड़ा दी है। आरोपी अधिक नरमी का पात्र नहीं है क्योंकि उसके द्वारा किया गया अपराध जघन्य है, जो जीवन के ताने बाने को प्रभावित करता है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 13 वर्षीय लड़की अपने दादा दादी, चाचा, पिता और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। कहा जाता है कि घटना से 7 साल पहले उसकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। ये घटना मई 2021 में सामने आई जब लड़की की
दादी ने उससे उसके मासिक धर्म न होने के बारे में सवाल किया। लड़की ने तब कहा था कि उसके पिता पिछले 1 साल से उसका जबरन यौन शोषण कर रहे थे। उसने दावा किया कि शराब के नशे में घर लौटने पर आरोपी उसके साथ बलात्कार करता था। उसने कथित तौर पर उसका कम से कम 5 बार यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने आरोप में खुद को निर्दोष बताया। उनके वकील ने तर्क दिया कि जिस घर में वे रह रहे थे वह इतना छोटा था कि कोई इस तरह के अपराध को अंजाम दे सकता था बिना किसी को पता लगे। वकील ने कहा कि उसके खिलाफ फर्जी शिकायत इसलिए दर्ज कराई गई क्योंकि वह लड़की को उसके पुरुष मित्रों से बात करने से रोकता था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि रहने की जगह छोटी थी इसका मतलब ये नहीं था कि ऐसी गतिविधियां संभव नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में पीड़िता की मां ने उसे और उसके अन्य भाई बहनों को छोड़ दिया था और इसीलिए उसकी स्थिति अधिक नाजुक थी। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक पारिवारिक भूमि विवाद को लेकर एक नाबालिग सहित 4 लोगों की हत्या के दोषी एक परिवार के 4 लोगों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि मामला मौत की सजा का वारंट नहीं करता है और इसे अपने शेष जीवन तक जीवन में बदल देता है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी की पीठ आत्माराम लखारा, ओम प्रकाश और लीलाधर सभी भाइयों लीलाधर के पुत्र श्रवण कुमार के साथ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। 4 लोगों ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा में एक सत्र अदालत के फैसले को चुनौती दी जिसने 1 जून 2019 को एक आदेश में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 4 लोगों ने अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर कैलाश, उसके पिता भंवरलाल और भाई पंकज पर हमला किया जब वे अपने खेत में फसल काट रहे थे। जहां भंवरलाल और पंकज की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आरोपी ने कैलाश की आंखों में कोई केमिकल डाल दिया जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। निचली अदालत ने अपने फैसले में कहा कि परिवार के 3 सदस्यों को खेत में बेरहमी से पीटा गया था और हमला करने के बाद कैलाश की आंखों में कुछ संक्षारक पदार्थ डाला गया था। हमला जानलेवा था। निचली अदालत ने कहा था कि हमला भूमि विवाद से उत्पन्न मकसद शत्रुता से प्रेरित था। हालांकि उच्च न्यायालय ने चंद्रकला के बयानों पर भरोसा किया जो इस मामले में एक घायल गवाह थी। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए पीठ ने कहा कि दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि जहां तक मौत की सजा का सवाल है, पीठ ने कहा कि चारों दोषियों को वर्ष 2013 से जेल में बंद रखा गया है। बेंच ने कहा कि मृत्यु दंड को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए, इसलिए पीठ ने मौत की सजा को कम कर दिया। वहीं केरल हाईकोर्ट ने एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया है जिसमें बताया गया है कि शादी के वादे पर बना यौन संबंध अब बलात्कार की श्रेणी में आ सकता है। शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के अपराध के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ यौन संबंधों के तुरंत बाद दूसरी शादी कर ली। ये सहमति की कमी के अनुमान को जन्म नहीं दे सकता। हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी की ओर से सहमति को प्रभावित करने वाले भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना एक महिला की यौन स्वायत्तता का उल्लंघन होगा। यदि विवाह अनिश्चित था तो आरोपी महिला के समक्ष इसका खुलासा करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा अगर वह शादी के बारे में निश्चित नहीं था तो वह महिला को उस तथ्य का खुलासा करने के लिए बाध्य है। यदि इस तरह के तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था तो सहमति तथ्य की गलत धारणा की श्रेणी में आ सकती है। अदालत आईपीसी की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराने वाले फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी। निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अभियोजन का मामला ये था कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता का शारीरिक शोषण किया गया था। अपीलकर्ता और पीड़िता रिश्तेदार थे और पिछले 10 वर्षों से रिश्ते में थे। ये तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध 3 मौकों पर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उनकी शादी की तैयारी थी। हालांकि बाद में माता पिता के विरोध के कारण उन्होंने दूसरी महिला से शादी कर ली। बाद में पीड़िता ने बयान दिया कि यह उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन यौन कृत्य का मामला नहीं था, बल्कि शादी के वादे पर एक यौन कृत्य का मामला था, जहां सहमति निहित थी और इसे सत्र न्यायालय ने भी दर्ज किया था। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बुधवार को फिर टल गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या राष्ट्रपति संसद भंग करने की वजह पूछ सकते हैं। वहीं इससे पहले जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुनवाई को पटरी से उतारने की कोशिश न की जाए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जल्द से जल्द आम चुनाव की तारीखों के ऐलान करने को कहा।
उन्होंने कहा कि चुनाव 90 दिन के भीतर आयोजित होने हैं। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुनवाई को पटरी से उतारने की कोशिश न की जाए। हमने संविधान को बचाने की कसम खाई है, हम ऐसा फैसला देंगे जो देश हित में होगा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वकीलों को फटकारा है। कोर्ट ने वकील से तीखे सवाल किए। पूछा गया कि किस आधार पर डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया और इस फैसले का आधार क्यों नहीं बताया गया। बता दें कि डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.